दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जो हमने पोएम पढ़ी थी एंटरप्राइज, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं। ठीक है, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। हाँ, पर इससे पहले एक बात बता दूं, अब मैं ना पीडीएफ नोट्स तो चलो ठीक है, उसका लिंक भी डाल दिया करूंगा वीडियो के नीचे। बट अगर आपको मेरे नोट्स या कॉपी करने, पीडीएफ नोट्स नहीं चाहिए, मतलब कॉपी करने साइट से, तो मेरी वेबसाइट भी मैंने लॉन्च कर रखी है, ourguruji.in करके। आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, ठीक है? तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधा मतलब वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, चलो हम अपने आते हैं वीडियो पर, यानी कि अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे एज यूजुअल हम लोग कि एंटरप्राइज है ना, वो क्या है, एक फिलोसफिकल पोएम है, नसीम इज़ेकील की फिलोसफिकल पोएम है, दार्शनिक पोएम एक्चुअली में देखा जाए तो। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1960 में, कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन के अंदर। ठीक है, और ये पोएम एक सिंबॉलिक जर्नी को पोर्ट्रे करती है, दिखाती है। मतलब वो जर्नी एक्चुअल में है या नहीं है, वो एक सिंबल है एक्चुअल में जर्नी का। वैसा कोई जर्नी भी हो सकती है, कोई एम भी हो सकता है, कोई गोल भी हो सकता है लाइफ में, या कोई और चीज हो सकती है, परंतु एक जर्नी के तौर पे एक सिंबल यूज किया गया बेसिकली, है ना? ठीक है, तो वो उसका इशारा कहीं और जाता है। बेसिकली दिखाया तो जर्नी की तरह है, परंतु वो जर्नी कोई जरूरी नहीं कि जर्नी ही हो, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आपको अपने गोल, अपने टारगेट तक पहुंचना हो। और उसमें अगर आप बेसिकली, जो हमने पूरी पोएम पढ़ी थी, कि उसमें अगर आप यूनाइटेड नहीं रहते हैं तो समस्या है, यानी कि मतलब आप में मतभेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें बेसिकली एट द एंड जब पहुंचते हैं अपने टारगेट तक, तो आपको फील होता है कि भाई ये तो बहुत, इसमें तो कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, ये तो बहुत से लोग कर चुके हैं, इसमें मैंने क्या अलग कर दिया। मतलब जो चीज़ अचीव हो जाती है उसके बाद में वो चीज़ हमको बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी लगने लग जाती है। और भी कई सारी इसमें चीज़ें थी, तो हमने वो अपने पोएम में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। सेंट्रल आइडिया में हम क्या देखेंगे? सेंट्रल आइडिया में देखेंगे भाई, जो पोएम है ना, वो क्या मैसेज कन्वे करती है, उसका मेन आइडिया क्या है। तो पहला तो ये है कि भाई, उसमें ये दिखाया है कि भाई हम लोग लाइफ में कहीं भी जाएं, कहीं भी भटके, सेटिस्फेक्शन की तलाश में, देखा जाए तो। ठीक है, तो जब वो गोल मिल जाता है हमको, तो होता क्या है? होता कुछ नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि उस गोल को मिलने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन मिले। पोएम में ये दिखाते हैं कि भाई पूरी जर्नी करी, सब मुसीबतें झेली, एंड में पहुंचे, गोल में मिल गया, और उसके बाद में मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या था, हमने तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ही नहीं किया, ये तो बहुत नॉर्मल चीज थी। तो एक्चुअल में एट द एंड जो लाइन लिखते हैं ना कि होम इज वेयर यू हैव टू गैदर ग्रेस, तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बोलना भी चाह रहे हैं कि शांति तो आपको घर में भी प्राप्त हो सकती है, अपनों के बीच में भी प्राप्त हो सकती है। वो सेटिस्फेक्शन, वो शांति, वो तो आपको घर में प्राप्त होती है। उसके लिए आपको पूरी दुनिया भर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मतलब पोएम में बताई गई, और इसके कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं लाइफ में। चाहे वो आपको ऐसी शांति चाहिए हो लाइफ में, या फिर रिलीजियस शांति चाहिए हो, तो भी आपको घर में मिल सकती है। मतलब आप गॉड को ढूंढने के लिए बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद में सब जगह जाएंगे, परंतु गॉड तो आपके अंदर रिसाइड करता है। आप वो घर में भी रह के भी उस पर ध्यान लगा के गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो और भी कई सारे मीनिंग निकलते हैं उस चीज के। तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको दुनिया भर में फटकने या भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो आप घर में भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पोइट एक तरह से इशारा कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है मतलब पोएम का यही अर्थ निकलता है या यही मीनिंग निकलता है, इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ एक दो बताए हैं आपको। ठीक है, थीम्स। थीम्स में पहली थीम तो ये कि होम इज प्लेस ऑफ सेटिस्फेक्शन। होम इज द प्लेस ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि होम वो जगह है जहाँ पे आपको यू हैव टू गैदर ग्रेस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम में। तो ये लाइन एक्चुअली पूरी पोएम को सम अप करती है, देखा जाए तो। जो मेन थीम है ना पोएम की, वो भी यही है कि हम कहीं भी जाएं लाइफ में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लाइफ में, परंतु जब हमें वो टारगेट मिल जाता है तब भी हमें मतलब राहत महसूस नहीं होती, हम अनरिलीव्ड ही रहते हैं। बेसिकली हमें वो राहत महसूस नहीं होती। तो पोइट ये सारा कर रहे हैं कि जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है ना, वो बेसिकली आपको होम में अपने प्रियजनों के पास में रह के मिल सकता है। वो सेटिस्फेक्शन आपको घर में मिल सकता है, इसके लिए आप दुनिया भर में भटक रहे हो। और यहाँ तक कि जो लोग गॉड को सर्च करने के लिए निकलते हैं पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पे, उनको भी इतना भटकने की आवश्यकता नहीं है। गॉड तो उनके अंदर ही रहता है, और वो आपको घर के अंदर भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो होम इज द अल्टीमेट प्लेस ऑफ द सेटिस्फेक्शन बेसिकली। जर्नी ऑफ लाइफ, एक तो ये पोएम, ये इंपॉर्टेंट थीम भी है कि ये लाइफ की जर्नी को शो करती है ना। तो कैसे कि देखो, हम जो व्यक्ति लोग, हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी बहुत ही एंथुसियास्टिकली, बहुत ही उत्साह से हम अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब हम बचपन में, मतलब जब थोड़े जवान हो रहे होते हैं, तब बड़े उत्साह में रहते हैं, हम जिंदगी में वो करेंगे, ये करेंगे, ये उखाड़ देंगे, वो कर देंगे, है ना?
फिर क्या होता है लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होती हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं। वो प्रॉब्लम्स हमको कंफ्यूज बना देती हैं और डायरेक्शन लेस बना देती है। हम दिशाहीन हो जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं, जो टारगेट्स हमने सेट किए होते हैं उनसे भटक जाते हैं हम लोग। ठीक है, अल्टीमेटली भटकते भटकते किस तरह से हम टारगेट तक पहुंच भी जाएं, तो हमारी लाइफ में बुढ़ापा आ जाता है, ओल्ड एज। हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं और ओल्ड एज में पहुंचने के बाद हमें क्या लगता है कि भाई लाइफ में क्या किया हमने, जो किया वो सब ऑर्डिनरी तो था, उसमें क्या स्पेशल था। मतलब उस बुढ़ापे तक आते हुए हम लाइफ से डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं बेसिकली, हमको इंटरेस्ट ही नहीं रहता लाइफ में, है ना। और कुल मिला के हमने जो लाइफ में किया ना वो हमें बहुत ही बोल सकते हैं सुपरफिशियल लगता है, सब ऊपरी सतही तौर पे लगता है। उसमें कुछ भी हमको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ कॉन्क्रीट था, ऐसा कुछ था जिससे हम लाइफ में कुछ गेन किए हों, वैसा कुछ नहीं मिलता हमको बेसिकली। तो ये लाइफ में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल सभी के साथ में होता है बेसिकली कि जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो बड़े ही एंथुसियास्टिक होते हो जवानी के टाइम में, बुढ़ापे आते आते आपने जिंदगी पर पूरी बिता ली, समस्याओं से ग्रसित रहे, आपने समस्याएं झेली, यू फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यू रीच्ड योर गोल टू। परंतु हुआ क्या कि जब गोल तक पहुंचे तो गोल तो भाई आपको अब बहुत ही कॉमन लगने लग गया। ठीक है, ये जर्नी हो गई लाइफ की, एक थीम ये हो गई। फिर है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, एक ये भी है क्योंकि जिस तरह से लिटरल मीनिंग पे जाए, अगर पोएम में जैसे जैसे बोला गया हम सिर्फ उसी हिसाब से समझे उसको, केवल इसका कोई और अर्थ न निकाले, तो एक ये भी अर्थ निकलता है कि हम जब तक यूनाइटेड रहते हैं ना, एकजुट होते हैं, तब तो हम पावरफुल हैं, और जैसे हम डिवाइडेड हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, मतलब हम बिखर जाते हैं, हम हार भी जाएंगे फिर। तो पोएम इस थीम को भी हाईलाइट करती है देखा जाए तो, कि जब पोइट अपने ग्रुप के साथ में चलता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहे होते हैं, सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, परंतु जैसे ही उनमें डिवीजन बंटवारा आने लग जाता है तो उनके लिए काम बड़ा ही टफ हो जाता है। पोएट का जो ग्रुप में जो उसका जो प्रोज राइटर फ्रेंड है वो सबसे पहले छोड़ के चला जाता है, उसके बाद में एक पूरा पूरा सेक्शन ही लिबर्टी मांगने लग जाता है कि हमको आजाद करो, हमको मुक्त करो इस यात्रा से, हम और आगे नहीं जाना चाहते, हमसे और ये मुसीबत झेली नहीं जाती। तो ठीक है जी, डिवीजन स्टार्ट हो गया ना, वो बिखरने लग गया ग्रुप। तो ग्रुप बिखरने लग गया तो उनका टास्क बहुत डिफिकल्ट हो गया बाकी मेंबर्स के लिए, और बहुत मुश्किल से किसी तरीके से वो एंड तक पहुंचे भी। तो अब उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद में भी अपने ही टारगेट से इंटरेस्ट खो दिया उन्होंने, वो उसमें इंटरेस्ट ही खो चुके हैं कि हम लोग आए क्यों थे यहाँ पे, उनको ये समझ नहीं पता, मतलब ये नहीं आ रहा दिमाग में कि भाई अब क्यों आए, हमने जर्नी स्टार्ट क्यों करी है, ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी, हम क्यों आए इस जर्नी पर, हम एट द एंड हम जहाँ पहुंचे हमको तो ये टारगेट कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा है, हमें तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमने जर्नी शुरू ही क्यों करी। मतलब उनको अपनी जर्नी का एम ही भूल गए, वो बेसिकली उद्देश्य भूल गए कि उन्होंने क्यों शुरू करी थी। कारण ये रहा कि वो समस्याओं से इतने ग्रसित हो गए, इतने डायरेक्शन लेस हो गए बीच में, उन्होंने इतनी सारी चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया बाकी लाइफ में, मतलब जर्नी के दौरान, कि वो मेन गोल से उनका दिमाग भटक गया और वो भूल भाल गए कि उनकी जर्नी का उद्देश्य क्या था। तो ठीक है, तो यूनाइटेड रहते, एकजुट रहते, समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते, तो वो प्रॉब्लम्स को फेस भी कर लेते थे। और एक्चुअल में ये चीज कहाँ होती है, होम, घर में। अगर आप घर वालों के साथ रहते हो ना बेसिकली, तो आप यूनाइटेड भी रहते हो, घर वालों के प्रेम प्राप्त करोगे, उन्हें अपना प्रेम दोगे, उनको अपना लव दोगे, उनका लव प्राप्त करोगे, वो अपने साथ आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे, है ना। तो आप जिन गोल्स को लेके चलोगे लाइफ में, वो गोल्स आपको याद भी रहेंगे और आपको उनकी जर्नी भी पसंद आएगी, क्योंकि आप परिवार के साथ में उन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली झेल लोगे, और एट द एंड जब आपको वो टारगेट मिलेगा ना, तो आप खुश भी नजर आओगे कि हाँ मैंने कुछ कॉन्क्रीट अचीव किया है। आप एम नहीं भूलोगे ना, अपना उद्देश्य नहीं भूलोगे कि मैंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। ठीक है, तो ये बड़ा सही इशारा गया है होम की तरफ देखा जाए तो। अब आते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस पे। तो देखो, सिंपली सिंपली पहली लाइन में देखा जाए तो पोइट ने कंपेयर किया अपनी जर्नी को एक पिलग्रिमेज से, एक यात्रा से। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हो गई एक, मतलब धार्मिक यात्रा से कंपेयर किया है। इलिट्रेशन बहुत सारे हैं यार, मतलब भर भर के इसमें इलिट्रेशन देखा जाए तो। माइंड्स एंड मेकिंग, वी स्टूड इट वेरी वेल, अनदर फेज वाज रीच्ड व्हेन, देखो माइंड्स एंड मेकिंग में, वी स्टूड इट वेरी वेल में वे, वेरी वे, वेल वे वे वे, एक जगह और देखिएगा दोबारा वैसा उनका रिपीटेशन हो रहा है, व्हेन, वी, वर, वे, तो ये सब वैसा उनका रिपीटेशन है। ठीक है, एंड फाइनली देखा जाए तो आगे एक बार फिर आता है व्हेन वी फाइनली रीच द प्लेस। तो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है ना, ये एक्चुअल में इसमें गैप क्रिएट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक साथ ही था ये, मैंने खुद ने ध्यान नहीं दिया, इसको मैं नोट्स में ठीक कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो व्हेन, वी, वाई, वी, वर, तो ये सब वे साउंड का रिपीटेशन नॉन स्टॉप लगातार हुआ है देखा जाए तो। ठीक है, नोटिस नथिंग में ने साउंड, गैदर ग्रेस में गे साउंड, तो ये सब
कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रही है, इसलिए सब एलिट्रेशन कहलाएगा। अब इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कॉन्सोनेंट्स भी है साथ में, जैसे कि नोटिस नथिंग, न के बाद में पहले साउंड तो वही है कॉन्सोनेंट साउंड, परंतु उसके तुरंत बाद वॉवल साउंड बदल गया है। नोटिस्ड में न के बाद में ओ, नो, और नथिंग में न के बाद में न, ए, तो ओ और ए दो वोवल साउंड बदल गए ना, तो यहाँ कॉन्सोनेंस भी होगा। गैदर ग्रेस में भी गैदर गे, और ग्रेस में ग्रे ए, तो गैदर और ए, तो ए और ए साउंड आ रही है तो यहाँ भी कॉन्सोनेंस हो जाएगा, ठीक है। मेटाफर, सन, डेजर्ट, पैच, ये सब मेटाफर हैं लाइफ में आने वाले हर्डल्स, मुसीबत के लिए, है ना, ठीक है। सरपेंट्स एंड गोट्स, यानी सांप और जो बकरियां हैं वो भी मेटाफर्स थे बेसिकली। क्लेवर पीपल, सरपेंट तो क्लेवर, चालाक, बुराई से भरे हुए लोग उनके लिए, और गोट्स सिंपल पीपल के लिए, ठीक है। ये मेटाफर्स है। सिंबोलिज्म, पोएम के अंदर काफी सिंबोलिज्म, मतलब सिंबोलिज्म होता क्या है कि पोएट ऐसे कोई चिन्ह इस्तेमाल करता है, ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल करता है पोएम के अंदर जो इशारा कर रहे होते हैं कहीं पर और, मतलब किसी और चीज के ऊपर, यानी कोई थिंग, इवेंट, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, उनकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो इस पोएम में ऐसे बहुत से सिंबल्स हैं, इवन तो टाइटल है ना पोएम का, वो खुद देखा जाए तो सिंबॉलिक है। देखा जाए तो एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कुछ भी हो सकता है, एंटरप्राइज मतलब कोई नया कार्य स्टार्ट करना, कोई नई प्लानिंग करना। अब यहाँ पे पोएट ने एक जर्नी शो करी, परंतु ये एंटरप्राइज किसी चीज के लिए हो सकता है, लाइफ में किसी गोल के लिए हो सकता है, किसी टारगेट के लिए हो सकता है, या आपकी लाइफ की खुद की पूरी जर्नी के लिए हो सकता है, आपकी किसी धार्मिक यात्रा के लिए हो सकता है। ये एंटरप्राइज कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंबल है ये, ठीक है। इसी तरीके से सन, डेजर्ट्स, ये सब सिंबल है लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक। तो सिंबलिज्म पोएम के अंदर है काफी। स्ट्रक्चर राइम स्कीम देखा जाए तो पोएम में 6 स्टैंजा है, 6 स्टैंजा, हर स्टैंजा में क्या है 5 लाइन है, और 5 लाइन की राइम स्कीम किस तरह से, ए बी, ए बी, ए। राइम स्कीम को कैसे समझेंगे आप, कैसे देखेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू इट विद द एग्जांपल ऑफ द पोएम, ठीक है। जैसे ये रही पोएम, अपने टेक्स्ट ये रहा ना, तो जैसे हम राइम स्कीम पढ़ समझने के लिए लाइन, हर लाइन का आखिरी शब्द देखेंगे। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज को हम देंगे ए, अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है, ए। अगला वर्ड है ऑल, क्या पिलग्रिमेज और ऑल में राइम बैठ रही है, राइम मतलब तुकबंदी बैठ रही है, नहीं बैठ रही, तो इसको बी देंगे, अलग ये पिलग्रिमेज ऑल। स्टेज, पिलग्रिमेज स्टेज, इनकी तुकबंदी बैठ रही है तो इसको भी ए देंगे, क्योंकि इसको ए दिया था हमने पिलग्रिमेज को, तो ये भी ए हो गया, ठीक है। अब कॉल, ऑल एंड कॉल, तो इसको देंगे बी। अब है रेज, पिलग्रिमेज, स्टेज, रेज, तीनों का ए हो जाएगा। तो क्या बना इसका, ए बी, ए बी, ए। और एक्चुअल में सेम पैटर्न, थॉट, नोट्स, ये तो इससे मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, ये इससे कर रहा है, और ये तीनों एक्चुअल में है, यानी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तीनों राइम कर रही हैं, और ये सेकंड और फोर्थ राइम कर रहे हैं, तो वही पैटर्न चलेगा सेम सारे स्टेंजाज में। इसलिए आप तो सिंपल एक बार लिख सकते हो, ए बी, ए बी, ए पैटर्न इस्तेमाल किया गया, ऐसा एक बार लिख के पूरा हर बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें राइम स्कीम हो गई। तो बच्चों ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो हो गई। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, इसके नोट्स आप वेबसाइट rguruji.in से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।